हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय धातु और अधातु। इस अध्याय के अंतर्गत हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर ये अध्ययन किया था कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातुएं भौतिक रूप से कैसे दिखाई देती हैं, क्या उनका व्यवहार होता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। धातुएं, जैसा कि आप जानते हो, विभिन्न प्रकार की बहुत सारी धातुएं हमारे चारों ओर मौजूद हैं, जैसे लोहा जो हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, चांदी, बहुत सारी धातुएं हैं। और ये धातु क्या सभी एक जैसी होती हैं? नहीं, कदापि नहीं। सभी धातुएं एक जैसी नहीं होती हैं। अगर हम उनके भौतिक गुणों के आधार पर देखते हैं तो हो सकता है कि कुछ धातुएं एक जैसे गुण दिखा दें, परंतु सभी धातुएं रासायनिक रूप से एक ही प्रकार के गुण नहीं दिखाती हैं। सभी धातुएं एक जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कम क्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अक्रियाशील होती हैं। अर्थात धातुओं को हम 3 श्रेणी में बांटते हैं उनकी क्रियाशीलता के आधार पे। पहला, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, अर्थात उच्च क्रियाशील धातुएं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, सीजियम। ये धातुएं ऐसी धातुएं हैं जो बहुत अधिक क्रियाशील हैं, जबकि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक। ये ऐसी धातुएं हैं जो अभिक्रिया तो करती हैं, लेकिन अभिक्रिया करने के लिए इनको किसी बाहरी सहायक की आवश्यकता होती है, एक्सटर्नल हेल्प की आवश्यकता होती है। जबकि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो क्रिया ही नहीं करती। सामान्य रूप से देखते हैं तो इनकी किसी के साथ कोई क्रिया जल्दी से नहीं होती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। ये ऐसी धातुएं हैं जो जल्दी से अभिक्रिया नहीं करती। तो आइए हम उन्हीं धातुओं के बारे में जानते हैं कि रासायनिक रूप से वो कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के अंदर भी हम 6 प्रकार के गुणों का अध्ययन करने वाले हैं कि धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, और धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाने वाली है। क्या होगा जब धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी। तो आज के इस लेक्चर में हम यहां पर 3 मुख्य गुणधर्मों का अध्ययन करने जा रहे हैं। यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी, कौन सा उत्पाद बनेगा, और धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाने वाली है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या उत्पाद बनेगा, उसकी क्या खासियत होगी, चलिए देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। देखिए, जब भी कोई धातु यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन कहां उपस्थित होगी? वायु में। तो कोई भी अगर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या उत्पाद बनाएगी? धातु का ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड बनाने वाली है।
अगर कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनने वाला है, अर्थात धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ने वाली है, उसको बोलते हैं हम धातु ऑक्साइड। ठीक है, जैसे हम यहां पर उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहें तो कुछ उदाहरण हम यहां पर ले सकते हैं जिसमें धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है। जैसे देखिए यहां पर उदाहरण नंबर 1 में मैं यहां पर धातु ले रहा हूं सोडियम, सोडियम का संकेत Na, उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया है मैंने यहां पर O2, और जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु का ऑक्साइड बनने वाला है, अर्थात सोडियम का ऑक्साइड बनने वाला है Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। तो आप देख सकते हो यहां पर धातु, उसके साथ ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की, क्या बना दिया, धातु का ऑक्साइड बना दिया। धातु का ऑक्साइड का मतलब है कि ऑक्सीजन उस धातु के साथ जुड़ने वाली है। इस अभिक्रिया को हम संतुलित कर लेते हैं, यहां पर 4Na हो जाएगा तो यहां पर 2Na2O बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुल अभिक्रिया हो गई कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु का ऑक्साइड बनती है। तो यहां पर हम देखें कि कौन सी धातु है हमारे पास, सोडियम धातु है। सोडियम ने किसके साथ अभिक्रिया की है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसने क्या बनाया है, सोडियम ऑक्साइड बनाया है। क्या बनाया है, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ये देखिए सोडियम ऑक्साइड बनेगा। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण लें, हम यहां पर ले रहे हैं पोटाशियम धातु जिसका संकेत होता है कि, और पोटाशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करा दें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या हमारे पास बनने वाला है, हमारे पास बनने वाला है K2O अर्थात पोटाशियम ऑक्साइड। इसको भी हम वहां पर संतुलित कर लेंगे तो ये हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण आ जाएगा। पोटाशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पोटाशियम ऑक्साइड बना रहा है। क्या बनेगा यहां पर, पोटाशियम ऑक्साइड बनेगा। पोटेशियम ऑक्साइड की उत्पत्ति होने वाली है। कब होने वाली है, जब पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। ये जो अभिक्रिया है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ये दोनों ही धातुएं, सोडियम भी और पोटाशियम भी, दोनों की दोनों धातुएं अति क्रियाशील है, हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव धातुएं क्या करती है, जैसे उनको ऑक्सीजन मिलेगी ना, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी तुरंत उसके साथ जुड़ जाएगी, तुरंत उनके साथ जुड़ करके और उनका ऑक्साइड बना देगी। यहां पर सोडियम और पोटाशियम जैसी धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील है, इतनी क्रियाशील है कि यदि हमें इनको रखना है ना, रखना है स्टोर करके, तो इनको हम एयर टाइट डब्बे के अंदर केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। कैसे रखते हैं इनको, हम केरोसिन का एक कंटेनर लेंगे जिसमें केरोसिन रहेगा, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, और उसके अंदर हम सोडियम धातु को डुबो कर रखेंगे। क्या है ये, केरोसिन ऑयल है, अर्थात मिट्टी का तेल है, केरोसिन ऑयल। तो सोडियम जैसी धातु है या पोटाशियम जैसी धातु है, उसको सोडियम को या पोटाशियम को केरोसिन ऑयल अर्थात मिट्टी के तेल में डुबोकर रखेंगे और उसको बंद करके रखेंगे। किस लिए, इसलिए ताकि ये कहीं ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन वायु में होगी और जैसे ही सोडियम धातु को बाहर निकालेंगे या किसी दूसरे बर्तन में खुला रख देंगे तो वायु के अंदर जो उपस्थित ऑक्सीजन है ना, उसके साथ वो अभिक्रिया कर जाएगी, और जैसे ही ये ऑक्सीजन इसको मिलेगी तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके तुरंत सोडियम ऑक्साइड बना देगी। तो इस प्रकार से तो यह जो धातु है ये बहुत अधिक क्रियाशील है। इसलिए एक प्रश्न भी बनता है कि बताइए सोडियम
और पोटासियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल में अर्थात केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो आपका वहां पर क्या जवाब होगा कि सोडियम और पोटासियम जैसी जो धातुआं होती हैं अति क्रियाशील होती हैं। जैसे ही वो वायु के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, जलना शुरू कर देती है, उनके बीच अभिक्रिया शुरू हो जाती है। उस अभिक्रिया से बचाने के लिए धातुओं को जैसे कि सोडियम और पोटासियम है मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है और धातुओं का ऑक्साइड बना रही है। यहां हमने दो उदाहरण देखे अभी तक और दोनों ही उदाहरण अति क्रियाशील धातु के हैं। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे उदाहरण भी देखते हैं जिनमें कम क्रियाशील धातुएं हैं और वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है। तो उनको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने के लिए क्या कोई विशेष परिस्थिति हमें देनी पड़ेगी, यह देखना है। आइए देखते। देखिए मेरे पास एक धातु है मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम धातु। इस धातु को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख दें तो कोई अभिक्रिया नहीं होने वाली। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखी रहे, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम धातु अति क्रियाशील नहीं है, यह धातु मॉडरेटली रिएक्टिव है अर्थात कम क्रियाशील है। यह ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकती है बशर्ते कि हम कुछ परिस्थिति इसको दें, इससे अभिक्रिया करवाने वाली परिस्थिति हम इसको दें। वो परिस्थिति क्या है? वो परिस्थिति है कि हमें मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। जब हम मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, MgO बनने वाला है। संतुलित कर देंगे अभिक्रिया को तो ये हमारे पास संतुलित अभिक्रिया आ जाएगी। मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया सामान्य परिस्थिति में नहीं करेगी, परंतु जब हम एक परिस्थिति उसको दे देंगे कि मैग्नीशियम के तार को जलाएंगे तो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण ले रहे हैं। यहां पर हम उदाहरण ले रहे हैं एल्यूमिनियम धातु का। एल्यूमिनियम धातु को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं तो सामान्य परिस्थिति में कोई अभिक्रिया नहीं होने वाली। जब एल्यूमिनियम सामान्य परिस्थिति में ऑक्सीजन के साथ रहेगी तब भी कोई अभिक्रिया नहीं कर रही है, तो फिर क्या करना होगा? इस एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करवाना है तो विशेष परिस्थिति देनी होगी। इस विशेष परिस्थिति में हमें क्या करना है? एल्यूमिनियम को हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना पड़ेगा। जब हम एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनने वाला है। ठीक है, इसको हम संतुलित कर लेंगे। यहां पर संतुलित करने के बाद हमारे पास एक रासायनिक समीकरण आ जाएगा जिससे हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि अधिक क्रियाशील धातु को तो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए, लेकिन जो कम क्रियाशील धातु है उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ साथ कुछ विशेष परिस्थितियां भी चाहिए अभिक्रिया करने के लिए। इनके अलावा भी तीसरे प्रकार की धातुएं जो होती हैं वो होती हैं जो अभिक्रिया ही नहीं करती। आप परिस्थितियां दो उनको तब भी वो अभिक्रिया नहीं करती। जैसे हम यहां पर उदाहरण ले लें गोल्ड का, Au, और Au को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में चाहे जलाएं, चाहे गर्म करें, चाहे हम उसको खुला रखें, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यहां पर जो गोल्ड है वो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होने वाली है। यहां पर आप इसकी जगह अगर प्लेटिनम ले लेंगे Pt और उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाने चाहेंगे तो भी वहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आप वहां पर सिल्वर ले लेंगे Ag और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तब भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप जो
अक्रियाशील धातुएं हैं उनके बारे में स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अक्रियाशील धातुएं वे धातुएं जो सामान्य परिस्थिति में या अन्य परिस्थितियां देने के बाद भी जल्दी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जबकि कुछ ऐसी धातुएं जो कम क्रियाशील हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उनके ऑक्साइड बना सकती हैं, बशर्ते कि हम उनको वो परिस्थितियां दें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुओं का ऑक्साइड बनाती हैं। अब देखिए, जो ऑक्साइड होते हैं वो ऑक्साइड भी कई प्रकार के होते हैं। तो यहां पर जो धातु ने अभिक्रिया की है वह कौन सा ऑक्साइड बना रही है? हमारे पास जो ऑक्साइड है वो क्या होते हैं? जब किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, अभिक्रिया कर जाए तो बनने वाला पदार्थ ऑक्साइड होगा। ठीक है, ऑक्साइड जो होगा वो 4 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? नंबर 1 अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड जो जल के साथ मिलकर के अम्ल प्रदान करे। क्या करेगा अम्लीय ऑक्साइड? जल के साथ मिला देंगे तो क्या बना देगा? अम्ल दे देगा। उस ऑक्साइड को हम अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे। ये हमारे पास पहला प्रकार है ऑक्साइड का। दूसरा प्रकार जो है हमारे पास ऑक्साइड का वो है क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड कौन से होंगे? वो ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जो जल के साथ मिलकर के क्षार का उत्पादन करें। जो क्या करें? जिनको हम जल के साथ मिला दें और क्या बना दें? जो क्षार बना दें, बेस बना दें। जो एसिड बना दें वो एसिडिक ऑक्साइड, जो बेस बना दें, क्षार बना दें, वो बेसिक ऑक्साइड अर्थात क्षारीय ऑक्साइड। तीसरा जो होगा हमारे पास प्रकार वो होता है उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड कौन से होते हैं? उदासीन ऑक्साइड वो होंगे जो जल के साथ मिलकर ना तो अम्ल बनाए ना क्षार बनाए। उनको हम बोलते हैं न तो अम्ल बनेगा और न ही क्षार बनेगा। उस ऑक्साइड को जो जल के साथ मिला करके ना तो अम्ल बना रहा हो ना क्षार बना रहा हो अर्थात न्यूट्रल हो, उदासीन हो, उस ऑक्साइड को हम उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। एक और हमारे पास प्रकार है ऑक्साइड का और वो है नंबर 4। नंबर 4 जो ऑक्साइड का प्रकार है वो है उभयधर्मी ऑक्साइड अर्थात एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे उसको। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो जरूरत पड़े तो अम्ल की तरह काम कर जाए, जो जरूरत पड़े तो क्षार की तरह भी काम कर जाए। ऐसे ऑक्साइड जो जरूरत पड़ने पर अम्ल बन जाए और क्षार भी बन जाए, दोनों तरीके से बन करके अपना काम करे, उसको हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर 4 प्रकार के ऑक्साइड हो गए, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड। अब हम चलते हैं अपने वापस टॉपिक की ओर कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुओं का ऑक्साइड बनाती है। वो धातुओं का ऑक्साइड कौन सा प्रकार होगा इन चारों में से? देखिए कौन सा प्रकार होगा। चलिए देखिए, जब भी हमारे पास धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो सामान्य रूप से अर्थात अधिक कौन से ऑक्साइड का निर्माण करेंगी? क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करने वाली है। धातु जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाती है। देखते हैं उनके उदाहरण। देखिए, धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा अर्थात क्षारीय ऑक्साइड बनेंगे। देखिए, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। कैसी प्रकृति होगी? क्षारीय प्रकृति होगी। कुछ धातुओं के उदाहरण हम यहां पर लेते हैं, जैसे मैंने लिया था कि सोडियम
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम का ऑक्साइड बनाता है, Na2 बनता है, Na2O सोडियम ऑक्साइड, जिसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। कैसे पता चलेगा कि ये क्षारीय है? इसके प्रकृति को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको जल के साथ मिलाना होगा। और जब मैं Na2O को जल के साथ मिला दूंगा तो यहां पर बनने वाला पदार्थ क्षार होना चाहिए, अर्थात बेस होना चाहिए। और बेस ही बनेगा, क्या बनने वाला है यहां पर, NaOH बनने वाला है। NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है। तो देख लीजिए आप कि धातु ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाया, और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति हमें पता करनी कैसी है, तो हमने बताया कि क्षारीय प्रकृति होगी। क्षारीय प्रकृति का हम कैसे पता लगाएंगे, हम उसको जल के साथ मिला देंगे। जो यहां पर ऑक्साइड बना उसको जल के साथ मिला दिया तो क्षार बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा उदाहरण देखें हम यहाँ पर, मैंने मैग्नीशियम धातु लिया, मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। सीधे सीधे तो अभिक्रिया करेगी नहीं मैग्नीशियम, तो हमको उसको जलाना पड़ता है, जलाने पर ही अभिक्रिया होने वाली है। तो जलाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमको प्रकृति पता करना है कि कैसी प्रकृति है, किसके साथ जोड़ देंगे इसको, जल के साथ। हम इसको जल के साथ मिला देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैंने यहां पर लिखा H2O जल। देखना क्या बनेगा, बनना क्या है, क्षारी बनेगा, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है, ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब इसमें OH है, और जिसमें OH होते हैं, OH आयन होते हैं, जो OH एक्वस आयन दे दे उसको हम क्षार कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्षारीय प्रकृति का होगा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वह, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार बनाएगा अगर जल के साथ मिला देंगे तो ये स्पष्ट हो गया होगा आपको कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाएंगे। एक दो धातुएं ऐसी भी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, उनके उदाहरण देखें। चलिए देखिए, यहां पर हम उदाहरण ले रहे हैं एक धातु एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम एक धातु होती है, इसको हम अभिक्रिया करा दे ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, तो ये क्या बनाने वाला है, ये बनाने वाला है Al2O3, यह बनने वाला है। इसको हम जरा संतुलित कर लेते हैं, और संतुलित करने के बाद हमारे पास समीकरण आ जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ सीधे सीधे तो अभिक्रिया करेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको जलाना पड़ेगा। जलाने के बाद यहां पे बन गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है ना, इसकी प्रकृति पता है कैसी है, उभयधर्मी। उभयधर्मी बताया भी कि जो अम्ल की तरह और क्षार की तरह जो ऑक्साइड व्यवहार कर दे, जरूरत पड़े तो अम्ल बन जाए, जरूरत पड़े तो क्षार बन जाए, ऐसा ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। चलिए देख ले कैसे ये अम्ल की तरह व्यवहार करने वाला है और कैसे ये क्षार की तरह व्यवहार करने वाला है। यहां पर हम इसके व्यवहार को ही देख लेते हैं जरा। तो मैं यहां पर ले रहा हूं Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया मैंने, मुझे नहीं पता कि कैसी प्रकृति दिखाएगा, लेकिन जब मैं इसके साथ दूसरा यहां पर यौगिक है उसको लूंगा तो मैं इसके व्यवहार को बता पाऊंगा कि कैसा व्यवहार करने वाला है। उदाहरण के लिए मैं यहां पर HCl ले लेता हूं। HCl, अब यहां पर क्या है, HCl होता है अम्ल, है ना, अम्ल। तो यहां पर अगर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति दिखाएगा तो क्षार और अम्ल मिलकर के यहां पर लवण और जल बना देंगे। तो हमें देखना है कि क्या वहां लवण और जल बनता है, तो वहां पर ये क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो हम यहां पर इसका अभिक्रिया देख लेते हैं क्या होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा, AlCl3 बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और क्या बनेगा, और बनेगा वाटर H2O। ये क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, लवण है और जल, तो यहां पर तो भाई वही बन गया, लवण और जल बन गया। और अम्ल लवण और जल कब बनाते हैं, जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर ये जो Al2O3 है वो
किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, वो एक क्षार की भांति कार्य कर रहा है यहां पर, और HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अम्ल जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल। यदि ऐसा हुआ तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोलते हैं उस अभिक्रिया को, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अर्थात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई, यहां पर लवण और जल बन गया। वो कब बनता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। लवण और जल अगर बना दिए तो अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण। यहां पर Al2O3 क्षार की भांति कार्य करेगा, HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। तो कहने का मतलब है कि Al2O3 क्षार की भांति कार्य कर रहा है, क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है, एक और अभिक्रिया हम देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। इस बार हम यहां पर ले रहे हैं Al2O3 के साथ NaOH। आपको पता है NaOH क्या है, क्षार है, क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्षार के साथ अभिक्रिया करवाया। क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाने वाला है, क्षार के साथ अभिक्रिया करके यदि लवण और जल बना दे, हम फिर से कह देंगे कि यहां पर ये अम्ल की भांति कार्य कर रहा है। चलिए देखते हैं कि लवण और जल बनता है कि नहीं। देखें क्या बनने वाला है, यहां बनेगा NaAlO2। NaAlO2 सोडियम मेटाएल्यूमिनेट, जो कि क्या होगा, लवण, बोलेंगे इसको साल्ट है ये सोडियम का। ठीक है, और साथ में क्या बनने वाला है, H2O बनने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बना रहा है और जल बना रहा है। तो खुद कैसा व्यवहार कर रहा है, खुद वो व्यवहार कर रहा है एक अम्ल का, अम्ल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अम्ल ही जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक अम्ल की भांति कार्य कर रहा है, क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट और जल, वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने क्षार की भांति कार्य किया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने अम्ल की भांति भी कार्य किया। दोनों का नेचर वो दिखा रहा है, दोनों की प्रकृति उसके अंदर है। और ऐसा कोई भी ऑक्साइड जो दोनों की भांति कार्य करे उसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, समझ आ गया। चलिए, तो कुल मिलाकर के धातु ऑक्साइड कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। ज्यादातर तो बनेंगे क्षारीय ऑक्साइड, परंतु कुछ धातुएं ऐसी जैसे कि एक तो एल्यूमिनियम ही हो गई है और दूसरा जिंक हो गई है, ये धातुएं ऐसी हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करेंगी, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, आप बताएंगे उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल की तरह और क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आपसे दो उदाहरण पूछें तो आप बता देंगे एक एल्यूमिनियम है और एक जिंक है। ये इनके जो ऑक्साइड बनाएंगे वो अम्लीय प्रकृति भी दिखाएंगे और वो क्षारीय प्रकृति भी दिखाएंगे। दोनों ही प्रकृति इन दोनों के अंदर होने वाली है, एल्यूमिनियम में भी और जिंक में भी। एल्यूमिनियम का उदाहरण हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। दूसरा हमारा आज का उद्देश्य है दूसरा गुणधर्म, और वो है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। दूसरा हमारा गुणधर्म है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती है, धातुओं का हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड साथ में एक आवश्यक गैस और बनेगी, वह गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। याद रखना पड़ेगा आपको, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके
धातुओं का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ज्यादातर धातुएं, अगर जल हमारे पास ठंडा है, याद रखिए आप, जल अगर ठंडा है तो बनने वाला है धातु का हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, पर यदि हमारे पास धातु है और हमने वहां पे ठंडे जल की बजाय गर्म जल ले लिया, गर्म जल मतलब स्टीम ले ली हमने, वहां पर भाप जिसको कहते हैं, भाप, स्टीम, वो ले ली, उसके साथ हम अगर अभिक्रिया करवा रहे हैं तो वहां पर धातु का ऑक्साइड बनने वाला है, धातु का ऑक्साइड बनेगा, साथ में गैस वही निकलने वाली है। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस आने वाली है? हाइड्रोजन गैस आने वाली है। हाइड्रोजन गैस की क्या पहचान है? हाइड्रोजन गैस को जब आप साबुन के बबल्स बना करके हवा में उड़ाएंगे और उसके पास बर्निंग मैस्टिक अर्थात जलती हुई तिल्ली ले जाएंगे तो वह बबल पॉप साउंड के साथ जल जाएगा, छोटा सा स्मॉल विस्फोट होगा, एक्सप्लोजन होगा, तो वहां हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब हम इन दोनों के उदाहरण देख लेते हैं कि धातु यदि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, सामान्य जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती है। एक उदाहरण लेते हैं हम यहां पर, सोडियम मैंने धातु ली है, जल के साथ मैं इसको अभिक्रिया करवा देता हूं। जल की प्रकृति कैसी है कि वो ठंडा रहेगा यहां पर, ठीक है, और हम यहां पर ठंडा जल ले रहे हैं। ठंडे जल के साथ जब मैं सोडियम धातु को अभिक्रिया करवाऊंगा तो सोडियम धातु तो वैसे ही बहुत ज्यादा क्रियाशील है, जल में डालते ही तो वो जलने लग जाएगा। जलने पर क्या बनाने वाला है? जलने पर बनेगा हाइड्रोक्साइड। किसका? सोडियम का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH होता है। और क्या बनने वाला है? इंपॉर्टेंट गैस, कौन सी? हाइड्रोजन। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस भी बनने वाली है साथ में। ये देखिए, सोडियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रही है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, यह ध्यान रखिए कि यहां पर जो मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं उनमें कुछ असंतुलित अभिक्रियाएं हो सकती है, उनको संतुलित करना आप लोगों ने सीख लिया है। तो आपको जो अभिक्रिया यहां उदाहरण दिए जा रहे हैं वो अपने लेवल पे संतुलित कर लेनी है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण मैं ले लेता हूं यहां पर, इसी प्रकार का जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे सोडियम के साथ पोटाशियम होता है, पोटाशियम भी बहुत ज्यादा अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये भी क्या करेगा? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके और पोटाशियम का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? KOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये अभिक्रिया होने वाली है, देखिए KOH बनेगा। तो यहां पर हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। एक बात और मैं यहां बात बता दूं कि सोडियम या पोटाशियम जो भी धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, वो इन उत्पादों के साथ अर्थात क्षार और हाइड्रोजन, इन उत्पादों के साथ अर्थात धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ ऊष्मा भी निकालती है, तो यहां पर ऊष्मा भी बनने वाली है। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया हो गई है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कही जा सकती है, क्योंकि इनमें ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास धातुओं की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया के उदाहरण है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब धातुएं जो अधिक क्रियाशील है वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातुओं का हाइड्रोक्साइड बनाती है, लेकिन जो कम क्रियाशील धातुएं हैं उनको हमें क्या करवाना पड़ेगा? उनको हमें जल को स्टीम के रूप में अर्थात भाप के रूप में बदल के अभिक्रिया कराना पड़ेगा। या तो जल को गर्म करना पड़ेगा, भाप बनाना पड़ेगा, फिर कम क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया होगी, या धातु को ही हमें गर्म करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, फिर उसके ऊपर जल डालना पड़ेगा, तो अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहां पर हम कम क्रियाशील धातु अगर लेंगे तो स्टीम के साथ अभिक्रिया होगी, बनेगा क्या? धातु का ऑक्साइड बनेगा। और अगर हमने धातु क्रियाशील ले ली है तो वो जल के साथ अभिक्रिया करके सीधे सीधे हाइड्रोक्साइड बनाने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम इसका उदाहरण और देख लें कि धातु स्टीम के साथ अर्थात गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके, भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड कैसे बनाएगी। चलिए देखिए, मैं यहां पर जिंक धातु ले लेता हूं। जिंक जो धातु है वह कैसी धातु है?
कम क्रियाशील धातु है, उसको हम जल के साथ अभिक्रिया करवा दें, और जल भी यहां पर किस फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में है, अर्थात भाप के रूप में। या तो हम जिंक, क्योंकि कम क्रियाशील है, इस जिंक को कोई बहुत ज्यादा रेड हॉट कर ले, लाल गर्म, फिर उसके ऊपर जल डाल दे, तब भी अभिक्रिया हो जाएगी। बात वही है कि वहां पर जल जो है वो भाप बनेगा गर्म होने के कारण मेटल के, और फिर वहां पर वो अभिक्रिया करेगा। और या हम जल को स्टीम के रूप में लेके उससे अभिक्रिया करवा दें, तो दोनों ही अवस्थाओं में यहां पर क्या बनने वाला है, धातु का ऑक्साइड बनेगा, अर्थात जिंक ऑक्साइड बनेगा। साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। बहुत साधारण सी अभिक्रिया, जिंक जल के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रही है। तो यहां पर ये क्या बन रहा है, धातु का ऑक्साइड बन रहा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, ZnO को जिंक ऑक्साइड बोलेंगे, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक और हम उदाहरण लें, जो कम क्रियाशील धातु है, जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को भी हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर भी स्टीम है, स्टीम के रूप में है ये जल, सीधे सीधे एल्यूमिनियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो या तो एल्यूमिनियम को लाल गर्म करके फिर ठंडे जल मिलाएं उसमें, या हम एल्यूमिनियम को अगर नॉर्मल ले रहे हैं तो जल को हमें स्टीम के रूप में लेना पड़ेगा, भाप के रूप में। बनने वाला क्या है, Al2O3 बनने वाला है हाइड्रोजन गैस के साथ, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धातुएं ठंडे जल के साथ, जो अतिक्रियाशील धातु है वो धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जल के साथ, ऊष्मा भी निकलती है। दूसरा हमने पढ़ा कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, लेकिन जल भाप के रूप में होना चाहिए, तो वो धातु का ऑक्साइड बनाएंगे हाइड्रोजन गैस के साथ। धातुओं में अंतर भी कर सकते हैं इस अभिक्रिया से, कि अधिक क्रियाशील धातु है तो सीधे सीधे अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना देगी, कम क्रियाशील धातु को गर्म करना पड़ेगा या जल को भाप में लेना पड़ेगा, फिर अभिक्रिया होगी, पर बनाएगी क्या, धातुओं का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये थी जल के साथ अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया भी हमारी बाकी है, जो हमारा आज का प्रमुख उद्देश्य है, और वह है धातु का तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। आइए देखते हैं धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। तनु अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें जल की मात्रा ज्यादा होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है, उसको बोलते हैं हम तनु अम्ल। होंगे तो वो अम्ल, पर जल की मात्रा ज्यादा होगी। जल की मात्रा कितनी होगी, अप टू 98%, 98% तक जल होगा, और अम्ल कितना होगा, केवल 2% तक। वैसे अम्ल के मिश्रण को जिसमें जल 98% हो और अम्ल 2% तक हो, उस अम्ल को हम बोलेंगे तनु अम्ल। अब धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी, देखते हैं। धातु रहेगी हमारे पास, ठीक है, और हम उसको तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तनु अम्ल हम लेंगे, वहां पर तनु अम्ल के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे। क्या बनने वाला है, धातु और तनु अम्ल अभिक्रिया करेंगे। कौन सी धातुएं करेंगी, जो अधिक क्रियाशील होंगी, जो कम क्रियाशील होंगी। जो अक्रियाशील धातु होंगी वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी, ना ऑक्सीजन के साथ, ना जल के साथ, ना तनु अम्लों के साथ, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर अधिक क्रियाशील धातुओं की। क्या बनाने वाले हैं, धातु तनु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो बनाने वाला है धातु लवण। धातु लवण बनेगा, साथ में वही इंपॉर्टेंट गैस निकलेगी जो जल के साथ निकल रही थी। कौन सी, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं कुछ इसके। यहां पर मैं उदाहरण नंबर 1 ले रहा हूं। धातु मैंने लिया है सोडियम। सोडियम अतिक्रियाशील धातु है। तनु अम्ल मैं यहां पर ले रहा हूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभिक्रिया करवाया मैंने, अभिक्रिया करवाया, बनेगा क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। संतुलित कर लेंगे इस अभिक्रिया को। हाइड्रोजन गैस निकल रही है H2, तो इसको भी हमें ट्वाइस करना पड़ेगा, इन सबको ट्वाइस करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये अभिक्रिया आ जाएगी। यहाँ पर सोडियम धातु तनु अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है
और बना रहा है सोडियम क्लोराइड, धातु का लवण है, क्लोराइड लवण होगा और हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से मैं एक दूसरा उदाहरण लूं, यहां पर मैं ले लूं पोटाशियम धातु। पोटाशियम धातु को मैं इस बार H2SO4 तनु अम्ल ले लेता हूं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल तनु है। इनकी खासियत क्या है, ये भी तनु है और ये भी तनु है। तनु को इंग्लिश में हम बोलते हैं डाइल्यूट। तो डाइल्यूट एसिड के साथ हम यहां पर अभिक्रिया करवा रहे हैं। बनने वाला क्या है, पोटाशियम का लवण। पोटाशियम का लवण मतलब कैसे अभिक्रिया होगी, ये पोटाशियम अधिक क्रियाशील धातु है हाइड्रोजन की तुलना में, तो ये जाएगा यहां से, इस हाइड्रोजन को हटाने वाला है, डिस्प्लेस करने वाला है, विस्थापित करने वाला है। तो ये गया यहां से, इसको विस्थापित कर दिया, इसको विस्थापित करते ही खुद यहां आ गया, क्या बना K2SO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस, ये गैस यहां से विस्थापित हो गई है। ऐसा ही कुछ इसके अंदर भी हुआ था, ये सोडियम धातु गई यहां से और हाइड्रोजन को हटा दिया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। तो सोडियम जाएगी, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगी, ये हाइड्रोजन यहां से निकली H2 और बन क्या गया Na, इसकी जगह आ गया और NaCl, ये रहा देखिए NaCl, है ना। और भी उदाहरण ले लो, आप चाहे ले लो, देखते हैं कैसे। देखिए यहां पर मैं उदाहरण ले रहा हूं जिंक का, जिंक धातु ली मैंने और जिंक धातु को मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दूं, H2SO4 कैसा है, यहां पर डाइल्यूट है अर्थात तनु अम्ल है यहां पर। इसके साथ जैसे मैं इसको अभिक्रिया करवाऊंगा, जिंक जो धातु है ना, जल के साथ भी और H2SO4 के साथ भी अभिक्रिया करेगा। जल में भी H2O होता है, तो ये जिंक जाता है, इस हाइड्रोजन को हटा देता है, हाइड्रोजन को हटा करके जिंक ऑक्साइड बना देता है, पढ़ा था भी हमने। और यहां पर भी क्या करेगा, जिंक जो है इस हाइड्रोजन को यहां से जाएगा, हटा देगा, खुद जुड़ जाएगा हाइड्रोजन की जगह जाकर के, हाइड्रोजन को हटा देगा। हाइड्रोजन को हटाते ही क्या बन जाएगा, जिंक है और क्या जुड़ा हुआ उसके साथ, SO4 जुड़ा हुआ है, तो ZnSO4 और हाइड्रोजन अलग से निकलती है, ठीक है ना। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ये भी इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो आप कोई भी धातु ले रहे हैं ना और ऐसे किसी भी यौगिक से अभिक्रिया करवा रहे हैं जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है, तो वो उनमें से अगर ऐसी धातु है कि जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन को वहां से हटाने वाली है। सीधा सा याद रखना आप। जल होता है उसमें भी हाइड्रोजन होता है, H2O, H2 प्रेजेंट है। अम्ल ले रहे हैं हम, तनु अम्ल, इनमें भी हाइड्रोजन है, इनमें से भी हाइड्रोजन को हटा देंगे। कौन सी धातु हटाएंगे ये ध्यान रखना है, कौन सी धातु हटाएंगे, जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है वही हटाएगी, कम क्रियाशील नहीं हटाएगी। अगर मैं यहां पर एक उदाहरण ले लूं, किसका, सिल्वर का ले लिया मैंने या गोल्ड का ले लिया, चलो गोल्ड का ले लिया, सोने का, सोने को मैं HCl में डाल दूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, ये तनु है यहां पर डाइल्यूटेड है, ठीक है। तो इनके साथ क्या अभिक्रिया होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो गोल्ड है ना वो जाके इस हाइड्रोजन को यहां से विस्थापित नहीं कर सकता। गोल्ड जो Au है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, वहां से हटा नहीं पाएगा, उसको नहीं हटा पाएगा। तो हम इसका आंसर क्या लिखने वाले हैं, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये धातुएं तनु अम्लों के साथ और जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी, कारण कि तनु अम्ल और जल में से ये हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर सकती, ठीक है। ये हमारे पास था तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया।